जब इंसान इस धरती पे आता है, अंकों के साथ उसका सफर शुरू हो जाता है। अंक हमें यही सिखाते हैं कि वो इंसान कैसा है। नंबर के अकॉर्डिंग कैसे डिसाइड हो सकता है किसी की लाइफ? 1 से लेके 9 तक के हर नंबर की अपनी एक एनर्जी होती है। सूर्य का पर्सनालिटी कैसा होता है, पहले ही देख के बता देगा कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हो। डेट ऑफ बर्थ का क्या रोल होता है हमारे ह्यूमन लाइफ में। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। राहु और केतु एक्चुअली में है क्या, उसमें से जो एक राक्षस था वो थोड़ा ज्यादा क्लेवर, फोन को बाथरूम में लेके जाते हैं। न्यूमरोलॉजी वो केवल रिलीजन से कनेक्टेड है, इसके पीछे कुछ साइंस भी है? विष्णु जी ने चक्र चलाया था तो अचानक ही से तो उनका गला कटा था। डायरेक्शन का बड़ा फर्क होता है। अब जैसे कोई पर्सन है, वो उत्तर साइड में बैठ के अगर दक्षिण की तरफ मुंह करके बैठे तो वो अपनी हर बात दिल की निकाल सकता है। हर इंसान की जिंदगी एक तारीख से शुरू होती है और हर तारीख एक डेट ही नहीं बल्कि एक नंबर भी होता है। और कहा जाता है हर नंबर के पीछे एक कहानी छुपा होता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि इस बारे में डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट्स, जिनसे हम जानेंगे नंबर का असली गेम क्या होता है, इसके पीछे कितनी सच्चाई है और कितना धारणा। आज का ये पॉडकास्ट सिर्फ बिलीफ पे नहीं बल्कि लॉजिक, एक्सपीरियंस और रियलिटी चेक से भरा होने वाला है। तो बिना किसी देरी के मिलते हैं न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट्स, टैरो कार्ड रीडर आराधना मैम से। मैम, आपका बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट थैंक यू प्रशांत जी, राधे राधे आपकी ऑडियंस को भी। एंड थैंक यू सो मच कि आपने मुझे अपने इस अच्छे से प्लेटफॉर्म पे बुलाया। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आज आपके सामने बैठी हूँ। मैम, मेरा न्यूमरोलॉजी में इतना कोई एक्सपर्टीज नहीं है, मैं इनके बारे में बहुत कुछ नहीं जानता हूँ। आज मैं आपसे सीखूंगा कि टैरो कार्ड रीडर कैसे वर्क करता है और इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम आपसे इस पॉडकास्ट में डिस्कशन करने वाले हैं। मैम, आपका ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ न्यूमरोलॉजी का? प्रशांत जी, अगर मैं अपनी बात करूँ तो हर इंसान को कहीं न कहीं, सिर्फ़ मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मैं कॉमन इंसान के बारे में बात कर रही हूँ। हर आदमी चाहता है कि काश कि मुझे इस इंसान के बारे में पहले से कुछ पता होता। जी। हम हमेशा ये बातें अज़म्पशन करते हैं कि काश ये इंसान जैसा दिख रहा है इसको मैं भी खुद जान जाऊँ। पर ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए मुझे इससे बात करनी ही पड़े। जी, जी। तो अंकों का जो शास्त्र होता है वो बेसिकली क्या होता है कि जब इंसान इस धरती पे आता है तब से ही उसकी ये कहानी शुरू हो जाती है। अंकों के साथ उसका सफर शुरू हो जाता है। तो अंक शास्त्र में जो मेरी रुचि है वो इसी वजह से आया कि मुझे भी इंसान के बारे में जानना होता है। मुझे मन करता था कि काश कि मैं इस पर्सन के बारे में थोड़ा सा पहले से ही जान जाऊं। तो अंक हमें यही सिखाते हैं कि वो इंसान कैसा है। मैम, ये न्यूमरोलॉजी एक्चुअल में होता क्या है? प्रशांत जी, न्यूमरोलॉजी को हम हिंदी में कहते हैं अंक शास्त्र। पहले हमारा ये जानना जरूरी है कि अंक शास्त्र हमारा आया कहाँ से। देखिए, एस्ट्रोलॉजी के सारे पार्ट होते हैं। एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत ही हमारा न्यूमरोलॉजी, हमारी पामिस्ट्री, हमारी ग्राफोलॉजी, हमारा टैरो रीडिंग, सब कुछ हमारी एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है। और ये जो हम सीखते हैं, हम इसको अकल्ट साइंस बोलते हैं। जी। ठीक है, तो ये एक ऐसा साइंस है जो गूढ़ अध्ययन और गूढ़ विद्या के बेसिस पे चलता है और ऑफ कोर्स हमें इस पे बिलीव करना होता है, ओके। तब ये काम करता है। नंबर के अकॉर्डिंग कैसे डिसाइड हो सकता है किसी की लाइफ? मैं इसमें आपको 2 चीज़ें कवर कर देती हूँ। पहला तो नंबर, दूसरा आपका डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ ही आपके नंबर होते हैं। आपने कभी देखा हो कि किसी की भी जो डेट ऑफ बर्थ होती है ना, वो 1 टू 9 के बीच में होती है। बीच-बीच में 0 भी आता है, ठीक है? तो जो 1 टू 9 के बीच का सफ़र होता है ना नंबर्स का, उसमें 1 से लेके 9 तक के हर नंबर की अपनी एक एनर्जी होती है, ओके। अपनी एक वाइब्रेशन होती है। जैसे, अब अगर किसी इंसान का जन्म 1 तारीख को हुआ, मैं अभी बाकी की डेट्स को ना उठाऊं तो 1, 19, 10, 28, इसमें जितने भी लोगों का जन्म होता है उनके जो लॉर्ड होते हैं वो सन होता है, यानी सूर्य होता है। ठीक है, अब अगर ऐसे लोगों की पर्सनालिटी के बारे में हम बात करेंगे तो ऐसे लोग कैसे होने चाहिए आपके हिसाब से। अगर हमने बोला कि किसी के लॉर्ड सूर्य हैं, तो सूर्य का पर्सनालिटी कैसा होता है? थोड़े गुस्से वाले होते हैं, थोड़े जिद्दी होते हैं, थोड़ा सा अग्रेशन होता है उनके अंदर। और वो ओवरऑल हम बोलेंगे इन शॉर्ट में तो वो एक फादर फिगर होता है। ओके। फादर फिगर का मतलब जो हमारे घर में हमारे फादर करते हैं, कैसे काम करते हैं? फादर का रोल प्ले ऐसा होता है कि वो अपनी बात रखते हैं, उनकी बात ही हम मान के आगे चलते हैं। जी। वो जैसा चाहते हैं हम वैसे ही वैसे करते हैं और कहीं न कहीं वो हमारा गलत नहीं चाहते हैं। है ना? ये भी होता है।
तो एक नंबर के पर्सन में ये सारी क्वालिटीज आती है। लीडरशिप होता है उनके अंदर, वो थोड़े एरोगेंट होते हैं, थोड़े से स्टबर्न होते हैं, यानी जिद्दी होते हैं, अपनी बात को मनाना जानते हैं और दूसरों को सुनना भी जानते हैं। तो एक फादर फिगर पर्सनालिटी होती है। ऐसे कोई पर्सन अगर 2 नंबर में 2 तारीख को पैदा हो जाता है तो उसके फीचर बदल जाते हैं, उसकी पूरी पर्सनालिटी बदल जाती है। जैसे उनको मूड स्विंग की प्रॉब्लम होने लगती है। अब चंद्रमा का आप चंद्रमा के बारे में हम सभी को पता है। 2 नंबर चंद्रमा का है। यस, 2 नंबर चंद्रमा का है। 2 नंबर के पर्सन, लाइक 2 नंबर हुए, 11 नंबर हुए, ऐसे ही आपके जो मंथ में 4 11 नंबर नंबर और कैसे? 11 नंबर, जैसे आपने 11 को आप जब ऐड करोगे तो 1 + 1 यानी 2। जी। तो 2 मतलब आपका मून। मून मतलब एक ऐसा फेज जो 15 दिन घटता है, 15 दिन बढ़ता है। लगता है। तो इनका जो मूड का जो तरीका होता है ना, मूड रिफ्लेक्शन होता रहता है। यानी ये भी अभी हो सकता है कि आपसे बैठ के थोड़ी देर अच्छे से हंस के बात करें और हो सकता है 2 मिनट बाद उनको रोता हुआ देख लो आप। मतलब तो इनका मूड स्विंग की प्रॉब्लम होती है, इनको एक्सट्रीम मूड स्विंग की प्रॉब्लम होती है। बट इनके अंदर क्वालिटीज बहुत अच्छी होती हैं। ये इनकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है। मतलब अगर आप इस पर्सन के आगे अगर आप खड़े हो जाओगे तो ये पर्सन आपको पहले ही देख के बता देगा कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हो। कि इतने स्ट्रांग होते हैं इंट्यूशन के मामले में। जी। तो ये 2 नंबर की पर्सनालिटी डेवलप हो जाती है। ऐसे ही हमारा 3 नंबर होता है। 3 हमारा जुपिटर रूल करता है। यानी हमारे गुरु, गुरु नाम से समझ में आ रहा है, जिनके पास बहुत सारा नॉलेज होगा। तो 3 नंबर के पास नॉलेज बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे जो आपने जो क्वेश्चन पूछा ना कि लाइफ में डेट ऑफ बर्थ का क्या रोल होता है हमारे ह्यूमन लाइफ में, तो इसी तरीके से हमारी पूरी पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है। हमारे जो-जो नंबर हमारे पास होते हैं, हमें उनका कहीं न कहीं इफ़ेक्ट मिलता है। जी। हाँ जी। 5 नंबर ना हमारी न्यूमरोलॉजी में माना जाता है कि आपका सबसे यूनिक नंबर है। यानी एक ऐसा नंबर है जिसका ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर वाला हिसाब-किताब ओके। चलता है। यानी वो हर सिचुएशन को बैलेंस करना जानता है। क्रिएटिव नंबर है, बहुत प्यारा नंबर है आपका। वैसे तो आप क्रिएटिव फील्ड में भी हैं, तो आपको तो समझ में आ ही रहा होगा। मैं धीरे-धीरे अगर साइंस में आ गई क्योंकि कहीं न कहीं मेरे ऊपर केतु की कृपा हो गई। तो ऐसे ही मतलब ये क्रिएटिविटी का नंबर होता है। फ्रीडम लवर है। मैं तो 5 नंबर के हिसाब से ना बोलूँ, मैं आप ही के हिसाब से बोलूँ तो अपने पे कोरिलेट कर लेना कि 5 नंबर के जो पर्सन होते हैं उनको फ्रीडम बहुत प्यारी होती है। वो अपनी आज़ादी के साथ नो कॉम्प्रोमाइज़ वाले ज़ोन में चलते हैं। उनको कोई भी अपने अंडर में काम नहीं करा सकता। वो फ्रीडम चाहते हैं। प्लस अपने हर काम को वो अपने तरीके से करते हैं। यानी आप भी अपने काम को अपने तरीके से ही करते हैं, जो कि दिख भी रहा है। आप अपने काम को अपने अच्छा, तरीके से मेरे करते दिमाग में अब एक क्वेश्चन आया कि जैसे मेरा 23 अक्टूबर है। उस टाइम पे तो बहुत सारे लोग मतलब उस टाइम पे उनका जन्म हुआ होगा। उससे कैसे डिसाइड हो सकता है? हर इंसान तो इसी फील्ड में नहीं होगा ना जिस फील्ड में मैं हूँ। करेक्ट, तो करेक्ट। कैसे डिसाइड होता है कि मैं सेम टाइम पे मेरा जन्म हुआ, मैं कुछ और कर रहा हूँ और आप कह रही हैं कि सेम टाइम के लोग सेम उसमें होते हैं, तो कैसे ऐसे डिसाइड हो सकता है? नहीं, जब हम बात करते हैं कि डेट ऑफ बर्थ आपका 23 है या हम 5 नंबर के पर्सन के बारे में बात करते हैं, हुँ। तो हम पहली बात करते हैं कि वो होते कैसे हैं। जी। तो मैंने आपसे बोला कि आप क्रिएटिव हैं, आप हर काम को अपने तरीके से करते हैं, हुँ, हुँ। ये आपकी पर्सनैलिटी है। अब जब कभी 5 नंबर का पर्सन किसी प्रोफ़ेशन में जाता है, जैसे मैंने बोला कि 5 नंबर का पर्सन को कोई डोमिनेट नहीं कर सकता है, तो डोमिनेट नहीं करने का मतलब ये होता है कि अगर वो अपना बिज़नेस करेगा, तो वो ज़्यादा ग्रो करेगा। और बिजनेस में क्रिएटिविटी ऑल द टाइम चाहिए होती है, ठीक है? ये चीज़ उसको जॉब में नहीं मिल पाती है, ठीक? अब जैसे आप क्रिएटिव फील्ड में हैं, लेकिन अगर 5 नंबर का कोई पर्सन चाहे, क्योंकि ये कम्युनिकेशन का नंबर होता है। ओके। कम्युनिकेशन का मतलब बुध। बुध हमारी मर्क्यूरी जो होता है, वो हमारे बातचीत करने के तरीके, हमारे कम्युनिकेशन को दिखाता है। हमारा कम्युनिकेशन स्ट्रांग होता है हमारे 5 नंबर के प्लैनेट से, ठीक है? अब मान लीजिए इसी डेट ऑफ बर्थ में और भी लोग पैदा हो गए, ठीक? लेकिन आप तो इस फील्ड में हैं, जी। कोई दूसरा बंदा अगर जर्नलिज्म में है, तो जर्नलिज्म भी तो 5 नंबर के लिए ही है। ओके। वहाँ भी तो बातचीत ही करनी पड़ती है। कोई बंदा अगर बैंक में है, तो बैंकिंग भी 5 नंबर के लिए बनी हुई है। अच्छा, जैसा कि आपने बता दिया 1 नंबर सूर्य का है, 2 नंबर चंद्रमा का है, 5 नंबर बुध का है। करेक्ट। तो आप मुझे थोड़ा-सा 1 से 9 तक पूरा बताइए कि कौन-सा किसका है और उसके पीछे क्या डेफिनेशन है? श्योर। देखिए होता क्या है, 1 नंबर हमारा सन, हमारे जो हमें इसको बोलते हैं कि 1 नंबर जो होते हैं उनके जो लॉर्ड हैं, यानी जो भगवान है उस नंबर के, वो सूर्य हैं, सन है। 2 नंबर हमारा मून का होता है, मून यानी चंद्रमा का होता है, ठीक है? 3 नंबर हमारा जुपिटर का है, ठीक है? गुरु का है। 4 नंबर हमारा राहु का है। ओके। हाँ, तो 5 राहु न का तो बहुत मतलब ऐसा माना गया है। अ, हाँ, उसके पीछे भी स्टोरी है, बताती हूँ मैं आपको। जी। देखिए 5 नंबर हमारा बुध का है, मैंने आपको बता ही दिया। 6 नंबर हमारा शुक्र का है, यानी वीनस का है, अ, ठीक है? 7 नंबर हमारा केतु का है,
हाँ। और 8 नंबर हमारा शनि का है, 9 नंबर हमारा मंगल का है, ठीक है? यानी यानी ये हर जो नंबर है ना, सबके जो लॉर्ड हैं, वो अलग-अलग है और उन सारे नंबर्स पे अलग-अलग वाइब्रेशन चलती है। हर नंबर की अपनी एक पावर होती है, ठीक है? अब जैसा आपने बोला कि 4 नंबर से राहु से लोग थोड़ा डरते हैं हुए हैं। देखिए, राहु से डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। राहु क्योंकि पहले मैं आपको कुछ चीज़ें माइथोलॉजिकल पॉइंट पे बता देती हूँ कि राहु और केतु एक्चुअली में हैं क्या? सबको पता है कि जब अमृत मंथन हुआ था तो उस टाइम पे देवताओं को पिलाने के लिए अमृत भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था। उन्होंने सबको अमृत पिलाने के लिए। उसमें जो एक राक्षस था, क्योंकि राक्षसों का भी नंबर बोला गया था कि भाई देवताओं के बाद हम आपको मिलेगा। मिलेगा अमृत पीने को। उसमें से जो एक राक्षस था वो थोड़ा ज्यादा क्लेवर था, जिसको बोलते हैं स्वरभानु। स्वरभानु ने क्या किया कि वो उस पूरी क्यू में खुद भी लास्ट में जाके खड़ा हो गया और बाय मिस्टेक उसने वो चीज पी ली। अमृत को उसने पी लिया। अब भाई अमृत पीने का मतलब ये है कि वो मरेगा तो नहीं अब, जी। पर है तो वो राक्षस, तो उसका कुछ ना कुछ तो हमारे न्यूमरोलॉजी या हमारे प्लैनेटरी सिस्टम पे कुछ तो इफेक्ट होगा। तो हुआ क्या कि उस समय विष्णु जी को गुस्सा आया तो उन्होंने अपने चक्र से उनका जो गर्दन था, गर्दन का पार्ट यहीं से ब्रेक किया। तो ऊपर का जो पार्ट था वो राहु हो गया और जो नीचे का पार्ट था जिसको हम ड्रैगन टेल बोलते हैं वो पूरा केतु हो गया। तो मतलब एक पूरा राक्षस का जो बॉडी था वो सेपरेट कर दिया सो दैट वो एक्टिव ना हो सके, लोगों के ऊपर बैड इम्पैक्ट ना डाल सके। अब बात आती है 4 नंबर से डरना क्यों है? बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं 4 नंबर से। 4 नंबर यानी राहु आपसे क्या चाहता है? अब आप ऐसे समझो, जिसको इज्जत ना मिली हो वो आपसे क्या चाहता है? रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट चाहता है। 4 नंबर आपसे सिर्फ यही चाहता है कि आप हमेशा डाउन टू अर्थ बन के रहो। जी। डाउन टू अर्थ का क्या मतलब होता है? कुछ चीजें रेमेडीज के फॉर्म पे हमें हमेशा अप्लाई करते रहना चाहिए। जैसे हमारे वास्तु में बोला जाता है कि 4 नंबर जो राहु है वो हमारे बाथरूम का हिस्सा है। जी। यानी मैं अगर आपको पूरी ब्रीफ वास्तु भी बताऊंगी ना तो आपको वॉशरूम समझ। का कैसे? हाँ, देखिए, वास्तु क्या है? वास्तु शास्त्र हमारा वास्तु पुरुष पे बेस्ड है, ठीक है? वास्तु पुरुष के ऊपर 45 देवता हमारे विराजते हैं, ओके। ताकि वो वास्तु पुरुष जो एक राक्षस था वो फिर से जिंदा ना हो सके, ठीक है? इसी तरीके से जो राहु था, राहु की रिप्लेसमेंट हुई थी बाथरूम की तरफ, ओके। ठीक है? तो हमारे जितने भी बाथरूम एरिया होते हैं वो हमारा राहु वहां पे विराजते हैं, ठीक है? अब जो लोग बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ करते हैं, ठीक, आपके भी घर में कोई ना कोई होंगे, आपने आस-पास में किसी को देखा ही होगा, क्योंकि मैंने देखा है। क्या? कई बार लोग बाथरूम में फ़ोन लेके जाते हैं हाँ। और घंटों फ़ोन पे लगे लेकिन रहते हैं। मैं खुद ही कभी-कभी लेके चला जाता हूँ। हाँ, देखिए, आपने मतलब ऐसी बात बताई है कि मैं आपको तुरंत अभी यहीं पे बता देती हूँ कि बिल्कुल मत करना। ओके। क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि आज की डेट में हम ज़्यादातर अपना जो पैसा है, मोबाइल में डिजिटल फ़ॉर्म में ही रखते हैं। जी। करेक्ट? कैश तो फॉर्म में 100% होता है। है ना, होता है। कैश फॉर्म में हम बहुत कम रखते हैं, ठीक है? अब अगर आप अपने फ़ोन को बाथरूम में लेके जाते हैं, दैट मीन्स कि आप अपने घर की लक्ष्मी को भी बाथरूम में लेके चले जाते हैं। ओके। पहला लॉजिक तो ये होता है, ठीक? अब अगर आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं या रील्स चला रहे हैं, आपने बहुत ज़्यादा समय दिया, वो चीज़ साइंटिफिक रीज़न से भी नहीं अच्छी है और माइथोलॉजिकल रीज़न से भी बिल्कुल भी नहीं अच्छी है। यानी आपको बाथरूम में कम समय देना चाहिए और बाथरूम आपका ऑल टाइम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने बाथरूम में छोटे-छोटे रेमेडी करके देखो, आपको बहुत इफ़ेक्ट मिलता है। राहु बहुत स्ट्रॉन्ग है, राहु आपको देगा तो बहुत देगा और राहु अगर आपसे लेगा तो बहुत कुछ ले लेगा। क्योंकि जब भी हम राहु की रेमेडी कराते हैं तो हम शनि की रेमेडी कराते हैं हुँ। और शनि सबको पता है कि डिसिप्लिन माँगते हैं। तो डिसिप्लिन डिसिप्लिन का भी एक पार्ट होता है। ओके। हाँ जी। न्यूमरोलॉजी है वो केवल रिलीजन से कनेक्टेड है या इसके पीछे कुछ साइंस भी है? देखिए, मैंने आपको बताया कि अकल्ट साइंस में हमारी सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है? इसका किसी रिलिजन से कोई लेना-देना नहीं है। ओके। जब हम कभी किसी को साइंस पढ़ाते हैं या हम सभी ने छोटे से बड़े होने तक किसी भी रिलीजन के होंगे, साइंस पढ़ी होगी, मैथ्स पढ़ा होगा, सब कुछ पढ़ा होगा ना। तो हमारा ये जो एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, टैरो रीडिंग है, पामिस्ट्री है, ग्राफोलॉजी है, फेस रीडिंग, ये सारी की सारी चीजें एक अकल साइंस का पार्ट है। तो जब हम साइंस की बात कर रहे हैं तो वहां पे रिलीजन का तो सवाल ही नहीं उठता। रिलीजियस वाला कोई सीन नहीं है इसमें। ये सब पे एप्लीकेबल है। ओके, अब आते हैं पुराने क्योंकि अभी आपने 4th बताया। हाँ 5th जी। आपने बताया कि मतलब अच्छे लोगों का है। देखिए, 5 नंबर मैंने बोला ना, बुध की पर्सनैलिटी है। बुध हमारा कम्युनिकेशन का नंबर है। आप किसी भी जगह पे जाएँगे, आपको बैलेंस करना आता है। आप बैलेंस बहुत अच्छा करते हैं। मतलब आपको कहीं पे अगर मार हो रही होगी,
तो आपको भेज के हम सुलह सपाट करा सकते हैं, ये एक ऐसा नंबर होता है। ओके। हाँ, 5 नंबर में एक पावर होती है। ये इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि मेरा भी नंबर है, बट ये है। मैंने भी नंबर सुना है ये चीज़। हाँ जी, 5 नंबर बुध का नंबर है और बुध बहुत स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है क्योंकि उसका कोई दुश्मन ही नहीं है। मतलब शायद इस धरती पे कोई होगा जिसका कोई दुश्मन नहीं होगा। अगर कोई किसी को पसंद है तो कोई किसी को ना भी पसंद होता है ना। लेकिन 5 नंबर ऐसा है जिसको सब पसंद है और जो मतलब किसी पार्टी में भी अगर 5 नंबर का पर्सन जाता है तो वो उस पार्टी की जान हो जाता है, ऐसे समझो। 5 नंबर मतलब अपने आप में बहुत यूनिक नंबर है। अब रही बात 6 नंबर की, हाँ, 6 नंबर हमारा शुक्र का नंबर है। शुक्र शुक्र यानी हमारे वीनस, वीनस यानी लग्जरी। लग्जरी का क्या मतलब होता है कि ऐसे लोग जो होते हैं जो 6 नंबर से गवर्न होते हैं, इन लोगों के साथ में ये चीज़ बड़ी अच्छी होती है कि इनको कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी दिमाग में रहती है, लेकिन ये अपना कंफर्ट पहले देखते हैं। 6 नंबर का पर्सन पहले अपना कंफर्ट देखेगा। जैसे मैंने बोला कि आज कहीं जाना है, तो इनको पहले दिमाग में ये आएगा कि मैं ऐसा क्या पहन लूँ कि मैं सबसे अच्छा दिखूँ या मैं सबसे अच्छी दिखूँ। ओके। मतलब इनको ब्रांडेड चीज़ों से लगाव होता है। इनको ब्रांडेड चीज़ चाहिए। अब ये बाय नेचुरल है या बाय बर्थ आप कह लो इस चीज़ को कि 6 नंबर के जो पर्सन होते हैं ना, वो अगर ये चीज़ सोच लें कि मुझे ये चीज़ खरीदनी है, तो उनके पास में वो आ ही जाएगा। चाहे जहाँ से वो पैसा आएगा पर वो चीज़ लेके रहेंगे। तो 6 नंबर अपने आप में इसलिए भी बहुत अच्छा है। फैमिली का नंबर होता है, फैमिली पर्सन होते हैं ये लोग, अपनी फैमिली की केयर करते हैं, थोड़े से सेल्फिश होते हैं, अपने बारे में पहले सोचते हैं। स्पिरिचुअल नहीं होते हैं, मटेरियलिस्टिक होते हैं ये। ओके। इनको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की नहीं पड़ी होती है। तो ये सबसे ज़्यादा अपने बारे में सोचते हैं, मटेरियल चीज़ों के बारे में सोचते हैं, फैशन के बारे में सोचते हैं, क्रिएटिविटी के बारे में सोचते हैं, अपने घर को वेल मेंटेन करके रखते हैं। अब सेव हाँ जी? 7 नंबर। 7 नंबर 7 नंबर मैंने बताया ना कि जो केतु का जो पार्ट है वो स्वर भानु के नीचे का पार्ट है। जी। ठीक है। अब ऐसे लोगों की लाइफ में धोखे बहुत मिलते हैं। ओके। हाँ जी, जिनका भी 7 नंबर से होता है मूलांक रूट नंबर, उनको धोखे बहुत मिलते हैं। मतलब अब आप ऐसे समझो कि जब विष्णु जी ने चक्र चलाया था, तो अचानक ही से तो उनका गला कटा था। तो वो जो नीचे का पोर्शन हो गया, वो उनका केतु में आ गया, ऊपर का उनका राहु में चला गया। लेकिन जो चीज़ उनके साथ अचानक से हुई, वो तो उनके लाइफ के साथ डिसाइड हो गई ना। मतलब उनकी लाइफ में जब भी कुछ होगा, तो वो अचानक ही अचानक होगा। ये सेम चीज़ आपके राहु के साथ भी होता है। राहु का जो पर्सन है यानी 4 नंबर के जो डेट ऑफ बर्थ वाले लोग होते हैं ना, उनके साथ भी सेम चीज़ें होती हैं। उनको भी लाइफ में सब कुछ अचानक-अचानक मिलता है। अचानक ही पैसा आता है, अचानक ही चला जाता है। ऐसे ही केतु को भी अचानक ही चीज़ें होती हैं। और केतु के लेकिन केतु हमारा बहुत स्पिरिचुअल नंबर है। ओके। केतु के पर्सन अगर स्पिरिचुअलिटी से जुड़ जाए, तो वो बहुत अच्छा करते हैं। मैं आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ। अभी आपको अगर पता होगा तो जिनकी अभी शादी हुई थी हमारे कथावाचक महाराज जी इंद्रेश उपाध्याय जी दिनेश की। उपाध्याय। इंद्रेश उपाध्याय जी का भी 7 नंबर है, हुँ। ठीक है? लेकिन वो भक्ति के मार्ग में आगे निकले, उन्होंने भक्ति को प्रमोट किया और वो आज किस बुलंदी पे हैं, सबको पता है। मैथिली ठाकुर का नाम सबने सुना होगा, हाँ, मैथिली को तो सब लोग जानते हैं। अब तो हाँ, अब तो उनका अपग्रेड भी हो गया है वो पोज़ीशन। तो मैथिली ठाकुर भी 7 नंबर से हैं। उन्होंने अपना जो सिलसिला था वो यहीं से शुरू किया। अपने भजन, अपने कीर्तन, अपने गायकी से शुरू किया, भगवान के नाम पे शुरू किया। वो एक अच्छे मुकाम पर है। तो कहने का मतलब है कि जो 7 नंबर है हमारा बहुत प्योर नंबर है, स्पिरिचुअल नंबर है। अगर ऐसे पर्सन अपने आप को स्पिरिचुअलिटी में डाल दे, तो वो सबसे ज़्यादा अच्छा काम करते हैं। और रही बात 8 नंबर, अब सब डरते हैं 8 नंबर से। स्ट्रगल का नंबर है, बिल्कुल स्ट्रगल का नंबर है, क्योंकि ये डिसिप्लिन चाहता है। शनि डिसिप्लिन चाहता है। अब घर के अंदर एक बुजुर्ग इंसान है। बुजुर्ग इंसान आपको क्या बोलेगा? वो आपसे 2 ही चीज़ें बोलेगा। आप अपने काम को नियम से करो। वो नियम कानून सिखाएँगे आपको हमेशा। तो जो 8 नंबर का पर्सन होता है ना, वो नियम की बात करता है। यानी उनको हमेशा लाइफ में डिसिप्लिन चाहिए। वो डिसिप्लिन वाले होते हैं, डिसिप्लिन ही उनको चाहिए। तो 8 नंबर की पर्सनैलिटी इसीलिए थोड़ा-सा स्ट्रगल में बोली जाती है। हाँ, ठीक है, आपको कुछ समय बाद मिलेगा। मैं ये नहीं कहती हूँ कि 8 नंबर के पर्सन को कभी भी बुलंदी नहीं मिलती। भाई हमारे मोदी जी भी तो 8 नंबर से रूल्ड होते हैं, बुलंदी पे तो हैं, पर उन्होंने अपने इनिशियल फेज़ में बहुत मेहनत करी है, बहुत स्ट्रगल करा है, तब वो आज उस पोज़ीशन पे हैं। ठीक है, तो 8 नंबर के पर्सन को इनिशियल स्टेज पे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और उसके बाद में उनको अपना एक मुकाम मिलता है। उस मुकाम तक वो पहुँचते हैं। अगर किसी के लिए अच्छा होता है तो बहुत अच्छा होता है, बट अगर ये किसी के लिए खराब होता है तो बहुत ही खराब होता है। 8 जी। नंबर ये इस तरीके से है। लेकिन हाँ,
आप डिसिप्लिन से काम करोगे तो 8 नंबर आपको देता है। अब रही बात 9 नंबर की, 9 नंबर यानी मंगल। मंगल सबको पता है कि थोड़ा-सा क्रोधी होंगे स्वभाव में, लेकिन वो सिर्फ दिखते हैं क्रोधी, वो होते नहीं है क्रोधी। हाँ, वो नेचर वाइज़ बहुत ही प्यारे होते हैं। मतलब अगर आप ऐसे समझो कि आप अगर उनको परेशान करोगे, वैसे तो किसी को परेशान नहीं करते हैं, लेकिन अगर कोई उनको परेशान करेगा, तो उस पर्सन को छोड़ेंगे नहीं। ऐसे नेचर के होते हैं 9 नंबर वाले। तो मंगल का नंबर है, आप थोड़ा-सा इन लोगों के अंदर एक थोड़ी-सी समस्या होती है इस चीज़ की कि ये पहली चीज़ तो कभी किसी को ना नहीं कहते हैं। आप इनको ये कह दोगे कि आपको वो पहाड़ चढ़ना है, तो ये भी नहीं बोलेंगे कि कैसे चढ़ूँगा, नहीं चढ़ पाऊँगा, कभी नहीं बोलेंगे। हमेशा बोलेंगे कि यस वो पहाड़ मैं ही चढ़ सकता हूँ। तो इनके अंदर थोड़ा-सा ना मतलब ओवर कॉन्फिडेंस वाली फीलिंग्स ज़्यादा होती हैं। तो ये 9 नंबर की ताकत कह सकते हैं आप। बाकी इनके दुश्मन इसलिए बन जाते हैं क्योंकि ये थोड़ा-सा किसी के बीच में टांग अड़ाने वाली जो बात होती है कि मेरे पास ज़्यादा ज्ञान है, मेरे से ज्ञान लो। तो इनके साथ ये वाला नेचर होता है जिस वज़ह से थोड़ा इनके दुश्मन बन जाते हैं, ज्ञानी ज़्यादा बन समझते जाते हैं। हैं थोड़े से लोग। ओके। हुँ। तो ये आपने बता दिया जैसे सबका डेट ऑफ बर्थ का फर्स्ट काउंट करके और मंथ और ईयर का भी इसमें रोल होता है? बर्थ डेट, बर्थ मंथ और बर्थ ईयर जी। सबका बहुत रोल होता है। इसके साथ-साथ में एक नंबर और होता है जो अभी तक शायद आपको किसी ने नहीं बताया होगा, कुआ नंबर भी होता है। कुआ नंबर। हाँ, वो एक आप इसको ऐसे समझो कि वो एक यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर भी होता है। ठीक। ठीक है? हमारी लाइफ में जितने भी नंबर हमें दिए गए हैं, डेट ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ और ईयर ऑफ बर्थ, ये सारे के सारे हमारे लाइफ में एक वाइब्रेशन देते हैं। जैसे मैं अगर एग्जांपल में आप ही का नंबर उठाती हूँ, आपने अपने डेट ऑफ बर्थ क्या बताई मुझे? 23 अक्टूबर हुँ। 1999। 1999 ठीक है। अब देखिए, आपके डेट ऑफ बर्थ में 1 नंबर की पावर भी है, 2 नंबर की पावर भी है, 3 नंबर की भी है और 9 नंबर की भी है। देखिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ में 23 है, 2 और 3 का अमलगमेशन है, यानी आपके अंदर 2 का भी पावर है और 3 का भी पावर है। आपने बताया अक्टूबर यानी 10 मंथ, तो उसमें 1 और 0 लिखते हैं। 0 जब कभी अगर कोई आपसे ये बोले, वैसे तो कोई नहीं, कोई न्यूमरोलॉजिस्ट आपको ये बात नहीं बताता है, लेकिन 0 सबसे पावरफुल होता है क्योंकि उसको किसी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है। तो अगर किसी मान लो ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी का डेट ऑफ बर्थ ऐसा रहा हो कि वो 20 12 में या 2000 में पैदा हुआ होगा, तो उसके में तो केवल 0 ही 0 आ गए। हाँ, हाँ। तो वो बंदा क्या बिल्कुल सही नहीं होगा? ऐसा नहीं है। 0 अपने आप में सबसे फुलफिल नंबर होता है। ओके। 0 अगर है तो वो उसके अंदर सारे नंबर्स की एनर्जी होती है, सारे नंबर्स का पावर होता है, ठीक? तो आपके अंदर 1, 2, 3 और 9 ये चारों नंबर्स की पावर अभी मुझे दिख रही है, मैंने कुआ नंबर कैलकुलेट नहीं किया है, ठीक है? तो ये आपको कुआ नंबर कैसे कैलकुलेट होता है? तो जैसे हम बात कर रहे थे कुआ नंबर, आपके कुआ नंबर जानने की बात कर रहे थे, जो आपका बर्थ ईयर है यानी 1999 इसका आप पूरा टोटल करेंगे और उसको आप 11 से माइनस करेंगे। वो आपका यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर रहेगा। फीमेल के केस में अलग होता है, उसमें 4 ऐड कर देते हैं उनके बर्थ ईयर से, तो वो पूरा नंबर निकल के आता है। ये सारा हमारा लोशो ग्रिड पे ही चलता है। अब लोशो ग्रिड पे बनाने के बाद में हम आपको कुछ रेमेडीज़ बताते हैं जहाँ आपके कुछ मिसिंग नंबर होते हैं। हालाँकि डेट ऑफ बर्थ का यही रोल होता है कि हमारे पास सारी चीज़ें होती हैं। यानी आप जितने भी नंबर या आप ऐसे समझो कि जितने ज़्यादा नंबर होते हैं, उतना ही अच्छा डेट ऑफ बर्थ होता है। ओके। ये होता है। लेकिन बड़ा फ़र्क पड़ता है कि आपका रूट नंबर क्या है। यानी जैसे आपने बोला रूट नंबर 23 क्या होता है? करेक्ट। रूट नंबर यही है ना आपका 23 2 + 3 यानी 5 5 यानी बुध, बुध यानी मरकुरी कम्युनिकेशन का नंबर। तो ये हमारा नंबर बहुत मैटर करता है। ओके। हाँ जी। और ये न्यूमरोलॉजी का जो ओरिजिन है, इसकी उत्पत्ति इंडिया से हुआ? ये इजिप्ट से शुरू हुआ था, बट इजिप्ट से शुरू होने का मतलब ये नहीं है कि इजिप्ट ने ही अंकशास्त्र को बनाया। ठीक है, ये हमारे बिहार के गया प्रांत में हमारी न्यूमरोलॉजी का इजाद हुआ है। वहाँ से हमारी न्यूमरोलॉजी आई है, जहाँ पे हम कीरो बेस्ड न्यूमरोलॉजी हमारी अंकशास्त्र इजिप्ट स्टार्ट का किया है। इसमें क्या रोल है? इजिप्ट से क्यों लोग देखिए, पहले क्या होता था ना कि कई बारी हमने देखा है कि हम पुरानी बातों को करते ज़रूर हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि पुरानी जगह पे वो चीज़ थी भी कि नहीं थी। जी। तो ये एक हवा-हवा में नाम है कि इजिप्ट से शुरू हुई थी और हमारे इंडिया तक आ गई। पर एक्चुअल में वो जो चीज़ है ना जिसको बोलते हैं अंकशास्त्र, वो हमारे इंडिया का पार्ट है। वो हमारे इंडिया से शुरू हुआ है। मैम जैसा आपने बताया कि आप न्यूमरोलॉजी के साथ-साथ वास्तु एक्सपर्ट भी हैं। तो वास्तु और न्यूमरोलॉजी में क्या डिफरेंसेस हैं? और अगर कोई मतलब इसको अपने लाइफ में दोनों को बैलेंस करना चाहे तो कैसे कर सकता है? देखिए, बहुत फ़र्क पड़ता है।
अगर मैं आपके नाम में कोई चेंजेस कराऊँ हम्म। और मैं आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से सारे काम करा दूँ, ठीक? लेकिन अगर आपके घर में वो माहौल नहीं है, तो आपको वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? जी। बड़ा फ़र्क पड़ता है इन सब चीज़ों का। तो कहने का क्या मतलब होता है, कई बारी लोग अपना नाम करेक्शन करा लेते हैं, लेकिन कई बार वो अपने घर में कोई चीज़ चेंजेस नहीं कराते हैं, जहाँ रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, अब मैं आपके नाम में ऐसा आपको चेंजेस करके दे दूँ जिसमें सक्सेस लिखी है, लेकिन वहीं आपके घर का वास्तु कह रहा है कि आपको सक्सेस तो नहीं होने देंगे। तो फिर उस जगह पे आप क्या करोगे? फिर तो हमारा पूरा किया धरा पानी हो जाता है। तो उस जगह पे आपको साथ-साथ में लेके चलना चाहिए। यानी आपको न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु दोनों के ही सजेशन को साथ लेके चलना चाहिए। न्यूमरोलॉजी के साथ साथ वास्तु करेक्ट। को भी फॉलो करना हाँ जी, चाहिए। फॉलो करना चाहिए। वास्तु से मतलब मनी ब्लॉकेज और इन सारी चीज़ों का बहुत सारे मतलब ऐसे वीडियोस आते हैं देखने कि वास्तु सही करने से मनी ब्लॉकेज खत्म हो जाता है। तो क्या ये चीज़ें सही होती हैं? बिल्कुल सही है। हमारे वास्तु में बोला जाता है कि जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का एरिया होता है, जिसको हम ईशान कोण बोलते हैं, वो हमारा मनी फ्लो का एक एरिया होता है। अब अगर हम उस जगह पे ब्लॉकेज रख दें, ब्लॉकेज का क्या मतलब है? वहाँ वो हमारा वाटर एलिमेंट वहाँ पे हमारा काम करता है और जहाँ पे पानी की ज़रूरत है वहाँ हम आग को पहुँचा दें। जैसे हमने अपने किचन को अगर नॉर्थ ईस्ट में शिफ्ट कर दिया तो हमारा फायर एरिया वहाँ चला गया ना, जी। तो फिर वो हमारा जो नॉर्थ ईस्ट का जो एक रिजल्ट था, यानी जो हम बोलते हैं मनी फ्लो, वो हमारा बंद हो जाता है। ओके। इसी वजह से हमें अपने नॉर्थ ईस्ट को सबसे पहले क्लियर रखना चाहिए। जैसे आजकल बहुत सारे वास्तु एक्सपर्ट बोलते हैं कि आप अगर आपके ईशान कोण में यानी नॉर्थ ईस्ट में अगर वॉशरूम है, तो आप उस वॉशरूम को बंद कर दीजिए, तो भी आपका काम हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। ये कोई रेमेडी नहीं होती है। आप इसको रेमेडियल पार्ट मान ही नहीं सकते हैं। मैं कह रही हूँ उस जगह पे वॉशरूम तो है, हम यूज़ नहीं कर रहे, इससे वॉशरूम की एग्ज़िस्टेंस खत्म नहीं हो जाती है। वॉशरूम उसी जगह पे है, आपको उसका इम्पैक्ट तब भी पड़ेगा। जब आप यूज़ करते थे तब भी पड़ रहा था और अब अगर आप नहीं भी यूज़ करेंगे बट अगर वो वहाँ पर है, आपको तब भी पड़ेगा। जैसे फ्लैट्स वगैरह में तो ऑलरेडी बने हुए मिलते हैं तो कैसे मतलब उसको कर सकता है इंसान उसके देखिए, अकॉर्डिंग चीज़ें होती हैं ना? अगर हम 100% वास्तु नहीं कर सकते तो हम 90% ज़रूर करें। ओके। ठीक है, लेकिन इसमें ज़रूर लगाना चाहिए क्योंकि नॉर्थ ईस्ट एक ऐसा एरिया है जहाँ पर किसी भी तरीके का कोई एक्सेप्शन नहीं है। यानी वो हमारा एक पर्टिकुलर ऐसा एरिया है जिसमें हम आपको कोई ऑल्टरनेट नहीं दे सकते कि आप ऑल्टरनेट ले लीजिए भाई ठीक है आपके वहाँ पे वॉशरूम था, आपने नहीं यूज़ किया तो कोई बात नहीं उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं है। वही अकेला पर्टिकुलर एरिया ऐसा है जहाँ आपको पैसा आना होता है और वही अकेला ऐसा एरिया है जहाँ पर अगर ब्लॉकेज हुआ या ऐसी कोई चीज़ हुई जो वहाँ नहीं होनी चाहिए तो उसका इम्पैक्ट हमेशा पड़ेगा। फिर आप कितना भी नेम करेक्शन करा लीजिए उसका इम्पैक्ट नहीं होगा कुछ भी। अच्छा। अच्छा, हाँ। कोई इंसान अगर वास्तु को प्रॉपर फॉलो कर रहा है और वो न्यूमरोलॉजी को फॉलो नहीं कर रहा है या फिर वो न्यूमरोलॉजी को फॉलो कर रहा है, वास्तु को फॉलो नहीं कर रहा है, तो क्या उसको रिजल्ट वगैरह दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा। अगर मान लीजिए तो फिर वही हो जाएगा ना, जो कोई वास्तु एक्सपर्ट है, वो बोलेगा कि मतलब नहीं दिखेगा, न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट बोलेगा अगर मुझे नहीं फॉलो करोगे तो नहीं दिखेगा। तो इसका कैसे इम्पैक्ट आएगा? मतलब किसको माने, किसको ना माने? देखिए, अभी मैंने यही चीज़ बताया कि दोनों चीज़ें माननी पड़ेंगी आपको, ओके। ठीक है? हम जिस घर में रह रहे हैं, वहाँ की वाइब्रेशन है, प्लस हमारे नंबर की वाइब्रेशंस है, प्लस हमारे नाम में जो हमारे नंबर्स हैं, उनकी वाइब्रेशन है। तो हम कहीं न कहीं ये चाहते हैं कि जब भी हमारी सुबह हो, तो हम एक ऐसे वाइब्रेशन के साथ उठें, जहाँ पर हमें एक एनर्जी मिले कि हमें कुछ नया करना है या हम कुछ करना चाहते हैं एंड उस चीज़ को पाना चाहते हैं। तो हमें कहीं न कहीं न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु दोनों को साथ में ही लेके चलना पड़ेगा। और साथ ही साथ में अगर हम गाइडेंस की बात करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो वहाँ हम टैरो की भी हेल्प लेते हैं। ओके। हाँ जी, टैरो की हेल्प लेने से क्या होता है कि हम दोनों में से चूज़ करने में हमको प्रॉब्लम नहीं होती है। ओके। हाँ, तो हमें दोनों को मानना पड़ता है। ये जो भी कहते हैं ना कि मतलब आप न्यूमरोलॉजी के बेसिस पे ही अपने जीवन को एकदम बदल देंगे, ऐसा नहीं होता है। भाई मैं कह रही हूँ मैं आप और मैं हूँ, चाहे कोई भी है, हम जिस जगह पे बैठे हैं वहाँ की भी तो एनर्जी है, वहाँ की भी तो वाइब्रेशन है। मेरे घर की एनर्जी कह रही है कि मैं तुम्हें सक्सेस नहीं देना चाहता हूँ और मैं कह रही हूँ मैंने तो अपने पूरे नंबर्स को करेक्ट करा दिए और अब मेरे को सक्सेस मिल के रहेगी, मैं चाहे इतना नेगेटिव बैठूँ। ऐसा नहीं होता है। हमारे उस एरिया का पर्टिकुलर उस एरिया का बहुत फ़र्क पड़ता है। कई बार क्या होता है ना कि हम स्टडी करना चाहते हैं या हम कोई कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, तो हम जो बात बोलना चाहते हैं वो नहीं बोल पाते हैं। जी। कई बार वो हमारे डायरेक्शन का बड़ा फ़र्क होता है। अब जैसे कोई पर्सन है,
वो उत्तर साइड में बैठ के अगर दक्षिण की तरफ मुंह करके बैठे तो वो अपनी हर बात दिल की निकाल सकता है। उत्तर साइड बैठ के दक्षिण तरफ नॉर्थ एरिया में बैठ के साउथ एरिया को फेस करे और फिर अगर हम उससे वो बात पूछें तो अगर आप में वो काबिलियत है तो आप उससे वो बात निकलवा ले जाओगे, क्योंकि वो उस जोन में बैठा हुआ है जहां उसके पेट में कोई बात रह नहीं पाएगी। तो वास्तु इतनी पावरफुल है, यानी वास्तु का इम्पैक्ट पड़ता है आपकी पूरी लाइफ पे। आप जहाँ बैठते हैं, आप जहाँ की वाइब्रेशन होती है, आप जिस पर्सन के साथ बैठते हैं, तो उसका बड़ा फर्क पड़ता है। ओके। मैम, अभी एक चीज़ मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया कि आजकल लोग अपने घर में खड़े होकर पूजा कर रहे हैं, बट ये पहले नहीं था। पहले लोग पूजा बैठ के करते थे। तो इससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है कि मतलब इससे भी कुछ इम्पैक्ट आता है? बहुत पड़ता है, कैसे? बहुत ज्यादा पड़ता है। देखिए, जब हम बैठ के पूजा करते हैं तो फायदे क्या होते हैं? बैठ के पूजा करने से क्या होता है? पहला तो जो हमारा जो ह्यूमन बॉडी है वो हमारी धरती से कनेक्टेड रहता है, और सबको पता है कि हमारी एक वाइब्रेशन होती है जो ऊपर से नीचे की तरफ जाती है। ठीक है? जब हम मंत्रों का चैंट करते हैं तो मंत्र चैंटिंग हमारी जो होती है वो अर्थ में भी जाती है। Okay. हमारी बॉडी यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है ना। जब हम नॉर्थ और साउथ की बात करते हैं, जब हम सोने की बात करते हैं तो डायरेक्शन देखते हैं। हाँ। ऐसे ही हमारे पूजा पाठ के लिए भी देखा जाता है कि हम किस तरीके से पूजा करते हैं। हमारी मंत्र चैंटिंग जो कि हमारी धरती को रिफ्लेक्ट करती है, तो हमारे अंदर जो एक ऑरा क्रिएट होता है, ऑरा बोलते हैं उसको, ऑरा क्रिएट होता है, ठीक है, जो हमें पॉजिटिविटी देता है। जब आप खड़े होके कर रहे हो तो आप फिर वो जो एक स्पिरिचुअलिटी का जो एक भाव होता है, पहली चीज तो वो भी नहीं आता, प्लस एज पर वास्तु वो भी गलत है। फिर तो वही बात हो गया कि मंदिर में लोग जाते हैं तो खड़े होके पूजा करते हैं। तो फिर कैसे सही माना जाए? सुन बिल्कुल। मंदिर गलत। अच्छा ये बताइए, आप जब मंदिर में जाके पूजा करते हैं तो वहां किसने कहा कि आप खड़े होके पूजा करिए? आप बैठ जाइए ना। मंदिर में तो वही अलाउ मंत्र बैठने के। चैंटिंग के टाइम तो आपको बैठना ही पड़ता है। जी। आप आरती के टाइम पे तो सब लोग खड़े होते हैं, क्योंकि आरती के टाइम पे ये हमारा एक अपना भाव होता है भगवान के प्रति कि भाई हम आपके आगे, जैसे आपने देखा होगा कि हम भगवान के आगे सीधा सीधा नतमस्तक नहीं होते हैं। जी। हमारा भाव ये है कि उनके साथ और भी देवता हैं, तो हम फिर साइड में उनके लेफ्ट साइड में आकर के फिर उनको हम दंडवत करते हैं, है ना? ऐसे जब हम खड़े होकर आरती करते हैं तो ये हमारा भाव उनके लिए है कि हम उनकी पूजा कर रहे हैं, हम उनकी आराधना कर रहे हैं, तो हम एक अच्छी पॉजिटिविटी के लिए कर रहे हैं। लेकिन जब आप मंत्र चैंटिंग करते हो, क्योंकि जब पूजा पाठ का ये एक पार्ट होता है, मंत्र चैंटिंग भी पूजा। अब आजकल की तरह नहीं है कि लोग बस घंटे हिलाए, दीपक जलाए और फिर वहां से भग लिए, तो ऐसा नहीं होता है। जब आप मंत्र चैंटिंग करते हो तो मंत्र चैंटिंग का रिफ्लेक्शन हमारे धरती से, जब अर्थ से रिलेट होता है, कहीं ना कहीं वो हमारी ये जो वाइब्रेशन होती है ना वो यूनिवर्स तक पहुंचती है। और जो यूनिवर्स जो होता है ना, यूनिवर्स में हर बात घूमती है ओके। और उसका जवाब आता है। हाँ, इसीलिए लोग बोलते हैं ना कि आप जो करोगे आपको उसका मिलेगा। तो ये पूजा पाठ में जो हम मंत्र उच्चारण करते हैं ना, इसका भी सेम चीज़ है। कभी भी देखना, आपको हमेशा यही सलाह दी जाती है कि हमेशा अगर आप बैठे हो तो आपका पैर हमेशा धरती पे जुड़ा रहना चाहिए, ठीक है? ताकि आपकी वाइब्रेशन धरती पे फ़ील होती रहे। अभी आपने मुझे बताया कि न्यूमरोलॉजी जैसे मतलब गाड़ी खरीदते टाइम भी नंबर का ध्यान दिया जाए, मोबाइल नंबर का भी ध्यान दिया जाए, हुँ। डेट ऑफ बर्थ तो ऑटोमेटिक उसको तो कोई करेक्ट नहीं कर सकता है। बट क्या इन चीज़ें अगर इन केस किसी ने गलत नंबर परचेज कर लिया, या किसी का गाड़ी का नंबर गलत है, या किसी का मतलब हाउस नंबर गलत है, तो क्या ये मतलब करेक्ट करना ही ज़रूरी है? या फिर इसका कुछ मतलब रेमेडी भी है कि उसको हम यूज़ करके सही कर सकते हैं? देखिए, आप गाड़ी के नंबर को चेंज नहीं कर सकते हो ना। आपने अगर एक गाड़ी निकाली और उसमें जो नंबर आ गया, आप उसे बेच सकते हो, एक नई गाड़ी निकाल सकते हो। पर जो आप गाड़ी खरीदोगे, उस गाड़ी में आपको क्या नंबर रखना चाहिए या क्या आप उसके ऑल्टरनेट लेके चल सकते हो? भई भाई आपका पूरा नंबर प्लेट नहीं चेंज हो रहा है। हम तो उस नंबर्स के अकॉर्डिंग एक आपका फाइनल रिज़ल्ट निकालते हैं ना कि आपका ये नंबर आपको सूट करेगा या नहीं करेगा। तो आपको एक बार सजेशन लेना चाहिए कि आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, आपके हिसाब से कौन-सा नंबर सबसे बेस्ट आपकी गाड़ी के नंबर के लिए होता है। तो इन सब चीज़ों का बहुत फ़र्क पड़ता है। मान लीजिए आपने कोई गलत गाड़ी ले ली। गाड़ी मोटर एक ऐसी चीज़ है ना जिस पे हमें निकलना होता है, सड़क पे चलना होता है। अगर हम अपनी वाइब्रेशन से मैच करता हुआ कोई चीज़ नहीं लेके चल रहे हैं, वो भी सड़क पे, तो उसके इम्पैक्ट क्या-क्या हो सकता है। बड़ा फ़र्क पड़ता है। आप कभी भी देखना कि कुछ रोड एक्सीडेंट ऐसे भी होते हैं जिनके नंबर उनसे फिट नहीं होते हैं।
इस वजह से भी होते हैं। अब ये तो वो वाली बात हो गई ना कि बिल्कुल डीप स्टडी करें कि हम उसमें जो ओनर चला रहा था उसका नंबर क्या था एंड फिर उसका क्या था, ऐसे नहीं होता है। लेकिन हर नंबर का एक अपना इम्पैक्ट होता है। मतलब उसको चेंज कर देना चाहिए। चेंज कर देना चाहिए। अगर आप चेंज कर सकते हैं, चेंज कर दीजिए, गाड़ी हटा के नई गाड़ी ले और अगर लीजिए। कोई चेंज नहीं कर सकता है, तो उसके पीछे कोई रेमेडी भी वर्क करता है? कोई रेमेडी नहीं है। इसकी कोई रेमेडी नहीं है कि आपका गाड़ी नंबर आपके साथ मैच नहीं कर रहा है और आप चाह रहे हैं कि कोई रेमेडी लेकर के आप उसको चलाएँ, तो फिर एक ही रेमेडी होती है, भाई आराम से सतर्कता से चलाना। फिर आदमी यही बोलता है। लेकिन अगर आप न्यूमरोलॉजिकली पूछेंगे तो कोई रेमेडी नहीं होती है। आपको फिर उसमें करेक्शन ही करना पड़ता है। आप मोबाइल नंबर में चेंज कर सकते हो। मोबाइल नंबर आदमी आराम से दूसरा खरीद लेता है, उस नंबर को स्टॉप कर देता है। हम जैसे आपका नाम नहीं बोलते कि आप नाम बदल लो, लेकिन नाम में कुछ करेक्शन करा देते हैं क्योंकि वो पॉसिबल होता है ना? आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। जहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ होती है कि हम ये कर सकते हैं, वहाँ हम आपको सजेस्ट करते हैं कि आप ये कर सकते हैं। रेमेडी हुआ ना, आपका नेम करेक्शन करा रहे हैं तो रेमेडी का पार्ट हुआ ना आपके। लेकिन अब गाड़ी का नंबर आप चेंज नहीं कर सकते हो। आप मोबाइल नंबर फिर भी चेंज कर सकते हो, चलो वो भी रेमेडी हो गया। गाड़ी में हम आपके साथ कोई हेल्प नहीं कर सकते अगर आपने उस चीज़ को आपके वाइब्रेशन से मैच करती हुई चीज़ नहीं रखी है तो। न्यूमरोलॉजी से फ्यूचर प्रेडिक्शन भी होता है? बढ़िया क्वेश्चन है आपका। देखिए न्यूमरोलॉजी से प्रिडिक्शन, हम प्रिडिक्शन को आप क्या मानते हैं? पहला तो ये है। आप क्या चाहते हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ कि आपके अगले साल शादी होगी या नहीं होगी? आपके अगले साल बच्चे होंगे कि नहीं होंगे? ये तक तो चलेगा। नहीं, लेकिन किसी को लाइफ के बारे में प्रेडिक्शन करना है, क्या लाइफ में आप डाउनफॉल? पे क्या होने वाला है, क्या होने वाला है जैसी चीज़ें आपको कोई भी एग्ज़ैक्ट नहीं बता सकता। ओके। अगर कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपसे ये बात बोलता है कि आपके जीवन में अगले साल ये होगा, तो ये कभी नहीं होगा। मतलब ये चीज़ कभी नहीं होती है कि हमने आपको जो चीज़ बोली वो एग्ज़ैक्ट 100% ट्रू है और वो होनी ही होनी है। लिखित आपको कोई नहीं बोलेगा, हर बात की सिर्फ़ संभावना होती है। मतलब अगर विश्वास करते हो तो ठीक है, नहीं करते हो तो कोई नहीं। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, आप जिस भी चीज़ की बात करोगे वो सब संभावना और बिलीव बेस्ड होती है। यानी एक ऐसी साइंस है जिसमें आपका भी बिलीव होना चाहिए, है ना? और आपको कोई भी एक्यूरेट आंसर नहीं मिलेगा, हमेशा आपको संभावनाओं के बेसिस पे ही आंसर मिलेगा। आजकल जो लोग एक्यूरेट बता देते हैं वो गलत बताते हैं, उन्हें नहीं बताना चाहिए, क्योंकि वो एक्यूरेसी नहीं होती है। मैम, जैसा अभी हम लोगों का डिस्कशन हो रहा है कि न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग बहुत सारे लोग अपना नाम भी करेक्ट करते हैं। हमने मतलब आपसे एग्जांपल में पूछा भी, आयुष्मान खुराना का नाम हमने लिया, और बहुत सारे एक्टर हैं इस टाइम पे जो अपना नाम मतलब करेक्ट कर रहे हैं। तो मतलब अगर कोई इंसान अपना नाम करेक्ट कर ले रहा है तो उसको इमीडिएट रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा? इमीडिएट कोई रिजल्ट नहीं होता है। हर रिजल्ट को आने में 45 टू 60 डेज़ का टाइम लगता है, मिनिमम टाइम लगता है। रिजल्ट तो आपके धीरे-धीरे आपके काम से भी तो आता है ना। आपने सिर्फ नाम चेंज करा लिया, आपने अपना मोबाइल नंबर चेंज करा लिया, तो अचानक से तो आपको रिजल्ट मिलेगा नहीं। अब आप उस पे काम भी तो करोगे ना। यही लोगों का मिथ होता है कि लोग सोचते हैं कि अब मैंने नाम चेंज करा लिया तो अब मेरे को सारे रिजल्ट आना शुरू हो जाएँगे। उसके लिए आपको फिर लगना भी पड़ेगा। वो जैसा डिमांड कर रहा है आपका काम, वो आपको वो काम में हार्ड वर्क देना भी पड़ेगा। तब आपको उसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है 45 टू 60 डेज़ के बीच में। आप थोड़ा-सा मतलब करियर से रिलेटेड क्वेश्चंस पे आते हैं, और मतलब थोड़ा-सा रिलेशनशिप वाले क्वेश्चंस पे आते हैं। अगर कोई इंसान अपना मतलब शादी के बारे में डिस्कशन कर रहा है, तो क्या उस टाइम पे भी उसको न्यूमरोलॉजी का ध्यान देना चाहिए? बहुत ध्यान रखना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि मेरा कोई ऐसा नंबर है, जैसे मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ आपने बताया 23, 10, 1, 999 है, ठीक है? आपके अंदर 1, 2, 3 और 9 ये चारों नंबर आ जाते हैं, जी। ठीक है? आपको कोई ऐसा पार्टनर मिल जाए, जिसके पास में 2 है, 3 है, 5 भी है और 6 भी है। तो एक तरीके से क्या हुआ कि आपके पास जो 6 नंबर नहीं है, वो आपके पार्टनर के पास है। तो आपने उस पार्टनर को जब अडॉप्ट किया, तो वो जो 6 नंबर की एनर्जी है वो आपकी लाइफ में लेके आ गया। जी। ये होता है। यानी अब आपका एनर्जी एक्सचेंज होना शुरू हो गया। तो इससे आपकी कंपैटिबिलिटी का पता चलता है। यानी बहुत फ़र्क पड़ता है। आपकी लाइफ में आपकी मैरिज आगे कैसे जाने वाली है, ये पूरे आपके दोनों पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ के नंबर्स के हिसाब से सेट होते हैं। कुछ एनर्जी आप में होंगी, कुछ सामने वाले में होंगी। दोनों का जब एक्सचेंज शुरू होता है, तो वो रिलेशनशिप बेस्ट मानी जाती है फॉर मैरिज। ओके, अगर किसी के पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो क्या न्यूमरोलॉजी से उसको भी करेक्ट किया जा सकता है? देखिए करेक्शन का मतलब ये होता है कि हम आपको गाइडेंस दे सकते हैं कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना है, डूज एंड डोंट्स बता सकते हैं। जैसे हम बोल रहे हैं कि एक नंबर का पर्सन है और वो लीडरशिप क्वालिटी रखता है, लेकिन वो ऐसी जगह पे काम कर रहा है जहाँ पे उसी के ऊपर 4 लोग चढ़ के बैठे हुए हैं। तो उसने अपनी जहाँ उसकी क्षमता थी वहां पर वो है नहीं।
तो फिर वो ग्रोथ नहीं कर पाता है। यानी कहने का मतलब है हम आपको न्यूमरोलॉजी के थ्रू गाइडेंस देते हैं कि क्या प्रोफेशन आपके लिए बेस्ट होना चाहिए। आप फिर उसमें जब आगे बढ़ते हैं तो आपको चीज़ें अच्छी मिलती हैं। पिछले कुछ दिनों में न्यूमरोलॉजी और वास्तु को लेके और टैरो कार्ड रीडर जो है इनके प्रति बहुत सारे स्कैम्स भी हो रहे हैं। बहुत सारे इंटरनेट पे पैसे लेके गायब हो जा रहे हैं कि हम आपको बहुत सारी चीज़ें बताएँगे। तो मतलब कैसे किसके ऊपर विश्वास करें, किसके ऊपर ना करें? इन चीज़ों को कैसे ध्यान दिया जा सकता है? देखिए, मार्केट में तो कई तरीके के लोग होते हैं। डिपेंड करता है कि आपको एक ऐसा पर्सन, देखिए मैं ये नहीं कहती हूँ कि आपको छोटी-सी प्रॉब्लम हो, आप तुरंत किसी एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाओ। कोई ज़रूरत नहीं है जाने की। अगर आपकी लाइफ में, मैं आपको वो बात बता रही हूँ जो शायद ही आपको कोई बताएगा। अगर आपकी लाइफ में 1 नंबर खराब है, 1 नंबर यानी सूर्य आपका खराब चल रहा है, आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, ठीक है? तो मैं कह रही हूँ कि आप किसी भी न्यूमरोलॉजी या किसी भी ज्योतिष के पास मत जाओ। आप सबसे पहला काम शुरू करो, आप अपने फादर की रिस्पेक्ट शुरू करो। ओके। आप अपने फादर की रिस्पेक्ट करो ना, हमारे जो फादर होते हैं वो 1 नंबर ही तो होते हैं। आप उनकी रिस्पेक्ट करोगे, आपका सूर्य अपने आप सही हो जाएगा। या आप अपनी मदर को प्यार करो, आप अपनी मदर को इज़्ज़त दो, आपका 2 नंबर सही हो जाएगा। आपको किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब ये जो स्कैम करते हैं जो लोग, आप जब उन पे अंधा विश्वास कर लेते हो पहला, दूसरा उनको भी बहाना चाहिए होता है कि आप उनके पास बार-बार जाओ। वो आपको फँसा के रखते हैं। लेकिन ये जो एक बेसिक सी चीज़ होती है जो हमने आपको बताई कि आप अगर फादर, आपका 1 नंबर वीक है, आप फादर के पास जाओ, आप उन्हें प्यार से रखो, उन्हें प्यार से बात करो। जी। आपका 2 नंबर वीक है, आप अपनी मदर से कनेक्ट करो, आप अपनी मदर के साथ अच्छे से बात करो, बैठो उनके साथ में। आपका 3 नंबर वीक है, तो आप अपने जो आपके गुरु हैं, जिनसे आप सीखते हो, आप उनकी इज़्ज़त करो, है ना? तो बहुत सारे ये जो 5 नंबर है, 6 नंबर है, ये सारे कहीं न कहीं जो हमारे आस-पास के रिलेशंस होते हैं, इन्हीं से बेस्ड होते हैं। आप इन लोगों से कनेक्ट करिए। आप जब इनसे रिश्ते अच्छे रखोगे तो आपको किसी के भी पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी मार्केट में तो बहुत सारे लोग हैं, किसी के बारे में क्या ही कहा जाए। आपको डिसाइड करना होता है कि आपको किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना है। बहुत लोग डराते भी हैं न्यूमरोलॉजी से कि मतलब आप हमारे पास आइए, ये करिए नहीं तो आपको ये प्रॉब्लम हो जाएगा। नहीं, तो इस समय फ़ियर बेस्ड न्यूमरोलॉजी से कैसे बचें? देखिए फ़ियर करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। सबसे बड़ी बात है, कोई भी न्यूमरोलॉजिस्ट, कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपका भाग्य नहीं बदल देगा। आपके डेस्टिनी को बस एक वो रास्ता दिखाता है कि अब यहाँ जाओगे तो चीज़ें अच्छी हो जाएँगी। लेकिन वो आपके भाग्य की चीज़ें बदल नहीं देगा। आपके भाग्य में जो लिखा होगा होना वही है। लेकिन मैं, जैसे हम लोग बोलते नहीं है कि वो एक, आपने ये सुना होगा प्रेमानंद महाराज जी की बात। महाराज जी बोलते हैं कि आप राधा नाम जब लेते हैं तो राधा नाम का इम्पैक्ट ये होता है कि आपके प्रारब्ध तो आने हैं, कटने हैं, लेकिन वो आपको पता नहीं चलेंगे, आके चले जाएँगे। होता है ना? तो एक जो एस्ट्रोलॉजर होता है या न्यूमरोलॉजिस्ट होता है, वो यही करता है। आपके पास जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी, जो भी कुछ होगा, वो सब तो रहेगा, लेकिन वो आपको बस एक डेस्टिनी देता है कि आपको किस तरीके से उस प्रॉब्लम से निकलना है। यानी आप अगर करियर में परेशान हैं, तो वो आपको ये रास्ता दिखा देता है कि आपने शायद, हो सकता है ये जो आपने फील्ड चुन रखी है, ये फील्ड गलत हो। आपको एक नए रास्ते की ज़रूरत है जो आप नहीं देख पा रहे हो, तो वो बस आपको एक बताता है डायरेक्शन। ये सिर्फ़ डायरेक्शन का काम करते हैं और कोई काम नहीं होता। हम आपका भाग्य नहीं बदल सकते। अपनी लाइफ़ का हर एक डिसीज़न लेना न्यूमरोलॉजी से पूछ के लेना ज़रूरी होता है या ये फिर और भी डेंजर हो सकता है लाइफ़ में? देखिए, होता क्या है कि अगर आपका ऐसा लगता है कि, अब मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल छोटी-छोटी चीज़ें करने के लिए आपको न्यूमरोलॉजी की हेल्प चाहिए। जैसे आज मुझे छत से नीचे उतरना चाहिए नहीं, आज मुझे मेरे छत पे जाना चाहिए कि नहीं। अब इस चीज़ में तो आप न्यूमरोलॉजी की हेल्प नहीं लेंगे, बिल्कुल छोटी-सी चीज़ें हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई एक ऐसा डिसीज़न आपको लेना है जो आपकी पूरी लाइफ़ में एक इम्पैक्ट डालेगा, तो आपको डेफ़िनिटली एक बार हेल्प लेनी चाहिए। ओके। हाँ, आपको एक गाइडेंस लेनी चाहिए। हम इसको ये बोलते हैं कि ये गाइडेंस होती है। अपनी लाइफ़ का हर एक डिसीज़न न्यूमरोलॉजी से पूछ के लेना ज़रूरी है। छोटी-छोटी चीज़ों का ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। ओके। लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई एक ऐसा डिसीज़न आप लेने वाले हो जिसका आपकी पूरी लाइफ़ पे एक इम्पैक्ट पड़ने वाला है, तो जी। बट ऑफ कोर्स आपको लेना चाहिए। ओके। भाई, आपके पास अगर गाइडेंस के लिए चीज़ें अवेलेबल हैं तो आपको लेना चाहिए। सेम डेट ऑफ बर्थ वाले अगर 2 लोग हैं, तो उनकी लाइफ़ कैसे अलग हो जाती है? डेट ऑफ बर्थ सेम होने से बर्थ ईयर सेम नहीं हो जाता है, ना बर्थ मंथ सेम हो नहीं जाता है। अगर किसी का तीनों सेम है, उस टाइम टाइम अच्छा, जैसे हम पूछ रहे हैं। देखिए, मैं मेरे कहने का सिर्फ़ इतना सिंपल सा मतलब है, अगर आपकी देखिए, हम लोग बहुत एक छोटी-सी चीज़ जानते हैं, जो बैकग्राउंड आपका है वो बैकग्राउंड मेरा नहीं है। जी। हो सकता है कि आपको ऐसा बैकग्राउंड मिला है जहाँ पे आपको इस फील्ड में आने के लिए मोटिवेट किया गया हो। सही बात है। पर हो सकता है कि उसी 23rd के बॉर्न बंदे को वो बैकग्राउंड ना मिला हो। सही बात है।
ये भी तो हो सकता है ना। इस चीज का बड़ा फर्क पड़ता है। नंबर सेम है, पर्सन अलग अलग है, जीवन अलग चल रहा है। फिर तो वही कहा जाता है कि मतलब सब कुछ ऊपर से बना के भेजा गया है, तो मुझे मिल गया उसको काहे नहीं? देखिए सब कुछ मिल गया है, पर्सनालिटी तो दोनों को सेम मिली है ना। और एक चीज आप, बहुत मेजर चीज मैं आपको बताने जा रही हूँ, डेट ऑफ बर्थ और जो आपका रूट नंबर और जो आपका डेस्टिनी नंबर होता है, इसका भी बड़ा खेल होता है। मान लो आपका डेट ऑफ बर्थ तो 23 है, लेकिन आपका डेस्टिनी 7 पे आके रुक रहा है, तो टोटल नंबर, टोटल आपकी डेट ऑफ बर्थ का जो टोटल होता है वो आपका डेस्टिनी नंबर होता है, ठीक है। अब मान लीजिए वो आपका अलग हो और आपका बर्थ डेट अलग हो, यानी आपका रूट नंबर और डेस्टिनी नंबर अलग हो गया, तो इसका भी तो आपकी लाइफ में फर्क पड़ गया। जी। अब किसी का मान लो 5, आपका 5 और 7 है अगर एग्जाम्पल में, और किसी का अगर 5 और 2 है, तो उसके जीवन में कुछ अलग चल रहा होगा और आपके जीवन में कुछ अलग चल रहा होगा। ठीक है। ये होता है, नंबर का खेल होता है। मतलब कहने का ये होता है कि दोनों ही नंबर देखे जाते हैं, रूट नंबर भी और डेस्टिनी नंबर भी, उसके हिसाब से आपकी पूरी जीवन चलती है। अगर सब कुछ नंबर से ही डिसाइड होता है, तो हार्ड वर्क का क्या रोल होता है? बहुत रोल होता है, हम अब आपको जैसे इसे आपने गाइड करते हैं। बताया कि नंबर के अकॉर्डिंग सब कुछ होता है, मेरा डेट ऑफ बर्थ ये है, इस वजह से मुझे ये चीज़ें मिली। किसी और का डेट ऑफ बर्थ कुछ और है, उसकी वजह से उसको सब कुछ और मिला। तो अगर सब कुछ डेट ऑफ बर्थ, नाम, नंबर और हमारी आस-पास जुड़ी हुई चीज़ों से ही डिसाइड होता है, तो हार्ड वर्क का क्या रोल है? देखिए, मतलब मैं तो बहुत इन मेहनत कर रहा हूँ। पूरी कॉन्वर्सेशन में मैंने कहीं भी ये नहीं कहा कि आपको नंबर चेंज कराने हैं पर मेहनत नहीं करनी है। जी। बट ऑब्वियस है कि आप अगर नंबर ही चेंज करा के बैठे रहोगे, मेहनत नहीं करोगे, तो चीजें कैसे होंगी? आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी ना उस चीज को पाने के लिए। ये जो फील्ड है ना, ये सिर्फ आपको एक गाइडेंस देती है कि आपको क्या करना सही रहेगा, क्या नहीं सही रहेगा। आपको चूज करना होता है और उसमें आगे बढ़ना होता है। ये एक गाइडेंस का पाथ होता है। लोग इसमें क्या करते हैं मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे बस इतना पता है कि आपको इस फील्ड से सिर्फ गाइडेंस लेनी चाहिए और उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग चलते रहना चाहिए और मेहनत करती रहनी चाहिए, तभी सक्सेस मिलेगी। हाँ। वरना कितना भी आप नाम चेंज करा के बैठे रहो, कुछ नहीं होने वाला, सही बात है। किसी का नहीं होता। अगर कोई इंसान पास्ट ट्रॉमा में है, हम्म। तो न्यूमरोलॉजी की हेल्प से क्या वो बाहर निकल सकता है? पास्ट ट्रॉमा जैसा कैसा ट्रॉमा? जैसे उसके पास्ट में कुछ प्रॉब्लम ऐसा हुआ है जिससे वो बाहर ही नहीं निकल पा रहा है। हो सकता है न्यूमरोलॉजी के कारण ही हुआ हो, बट क्या अब उसको वो सही करके, करेक्ट करके बाहर निकल सकता है? देखिए ये डिपेंड करता है कि वो किस चीज़ की वजह से प्रॉब्लम में है। अगर मान लीजिए कि उसके लाइफ में कोई ऐसा प्रॉब्लम आया जिसमें हम ये कह रहे हैं कि जो उसको नहीं करना चाहिए था वो उसने किया, तो न्यूमरो ये क्योंकि हम हीलिंग फील्ड में हैं, हमारी फील्ड को यानी अकल्ट साइंस को हीलिंग प्रोफेशन बोला जाता है। हील हमारा काम ही आपको हील करना। कुछ चीज़ों का जो होता है ना वो समय पे निर्धारित होता है। अब आप जो पास्ट इवेंट की बात कर रहे हो सकता है कि उस बंदे का वो जो समय चल रहा था वो ठीक नहीं चल रहा था। जी। पर ऐसा कोई ना कोई समय ज़रूर होगा जो उसका अच्छा होगा, क्योंकि वही वाली बात होगी ना, सुख के बाद दुःख, दुःख के बाद तुरंत सुख, तो ये चलता रहता है साइकिल। तो अभी जो उसकी लाइफ में हुआ वो उसका दुःख का फेज़ था। पर उसके सुख वाला जो फेज़ है वो कब आएगा हम उसके थ्रू बता सकते हैं कि उसको रेमेडी कैसे मिलेगी। अच्छा, किसी का दुःख का फेज़ चल रहा है, तो उस टाइम पे वो क्या करे? हम देखिए, हम हमेशा एक चीज़ बोलते हैं कि जब कोई सहारा नहीं होता है ना, तो ऊपर वाले के हाथ सब छोड़ देना चाहिए। जी। ठीक है? इसमें आपको कोई ये तो वही एस्ट्रोलॉजी है। होता है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम ऊपर वाले के ही भरोसे हैं। हाँ, लाइफ बिल्कुल। में हार्ड वर्क ही नहीं कर रहे हैं। तो ब देखिए अब इसका तो जवाब वही वाली बात होगी ना कि अब आप हार्ड वर्क भी नहीं करना चाहते हैं और आप बिल्कुल मोदी जी की सीट भी पाना चाहते हैं, तो कहाँ कॉम्बिनेशन है? कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है। मतलब इसका तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं हुआ ना। आप मेहनत भी नहीं करोगे और आप सोच रहे हो कि मेरे को सब कुछ मिल जाए। बैठे-बैठाए तो कोई चीज़ किसी को भी नहीं मिली है आज तक, है ना? मेहनत तो हर चीज़ में करनी पड़ेगी ना। सही बात है। हार्ड टाइम आना, स्ट्रगल करना, मेहनत करना, ये सब चीज़ें हमारे डेस्टिनेशन का एक हिस्सा होता है। हम आपको बस उस डेस्टिनेशन तक कैसे पहुंचना है उसके लिए डायरेक्शन देते हैं। आपको उस डायरेक्शन पे हमेशा एक हार्ड वर्क लेकर के चलते रहना चाहिए, तभी आपको वो चीज़ मिलेगी, वरना आपको कोई नहीं दे पाएगा, फिर तो किसी को कोई नहीं दे पाएगा ना। जी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने पास्ट को बार-बार कोसते रहते हैं कि मेरे साथ ये हुआ था, इस वजह से मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हैं। तो उसको हर इंसान को प्रेज़ेंट में कैसे जीना चाहिए? वो देख- अपने प्रेज़ेंट को बेहतर कैसे करे पास्ट को भूल के? देखिए, अब मैं आपको ना एक बहुत अच्छी चीज़ बताने जा रही हूँ। आपने अगर सुना हो होपोनोपोनो हीलिंग के बारे में, जी। होपोनोपोनो हीलिंग में यही होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या?
कई बार क्या होता है कि हमें जो तकलीफ होती है, जैसे हमें कभी हेल्थ में तकलीफ हमारी हमारी हेल्थ या हमारे किसी परिवार के पर्सन की हेल्थ को लेके या हमारे मनी ब्लॉकेज को लेके कोई प्रॉब्लम होती है। हम कई बार क्या होता है ना कि अपनी चीज़ों को खुद ही खराब कर लेते हैं बोल-बोल के। खुद ही सब कुछ बोलते हैं, मेरा तो ये नहीं सही चल रहा है, मेरा तो पूरा किस्मत ही खराब है, मैं इस घर में आ गई तो मेरी किस्मत खराब हो गई, मेरे को भगवान ने इस घर में ही क्यों भेजा, मैं इस धरती पे क्यों आ गई? लोग जो हमेशा कोसते रहते हैं ना, अभी मैंने एक बात बोली थी कि यूनिवर्स पे हर चीज रिफ्लेक्ट होती है और वो वापस आती है। जी। ठीक है, आप जो बोलते हैं इसका बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। अगर मैं हर बार ये बोलूं कि नहीं, मेरे को मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, तो यूनिवर्स के पास एक ही मैसेज पहुंचता है कि कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। तो वो जो वापस हमें देगा वो अच्छा नहीं चल रहा है वापस देगा। लेकिन अगर मैं आज से ये बोलना शुरू करूं कि मेरी लाइफ में सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, मैं अपनी लाइफ को जी रही हूँ, मेरी लाइफ में सब कुछ मेरे जैसे मैं जैसा चाहती थी वैसा हो रहा है, तो वही हमारे पास रिफ्लेक्ट होके आता है। यानी यूनिवर्स में कोई भी बात खाली नहीं जाती है, वो यूनिवर्स की सारी बातें आपके पास वापस आती हैं। तो जो लोग अपने लाइफ में पास्ट को कोसते रहते हैं ना, उन लोगों से तो मैं बस यही सजेशन दूंगी कि आप लोग प्लीज कोई भी ऐसी बात मत बोलिए जो आपकी लाइफ में आप दोबारा देखना नहीं चाहते हो। यानी जो आप देखना चाहते हो आप वही बोलो। आपको लगता है कि आपको ये जानना है कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी चले, तो आपको हमेशा बोलना है कि मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। मेरी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा है। मैं जो चाहती थी मेरे को वही मिल रहा है। आप जब ये बोलोगे ये रिफ्लेक्ट होके वापस आता है। इसे बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यही आपका वापस आता है यूनिवर्स से। पैसे सेव करने के लिए कोई रेमेडी? देखिए, सबसे पहली रेमेडी तो यही होती है कि जिस दिन आपके पास पैसा आए, उस दिन कभी खर्च मत करो। ओके। इससे 2 चीज़ें होती हैं। एक तो आपको पैसा रोकने की हैबिट आ जाती है और दूसरा क्या होता है कि अ, इसका बहुत फ़र्क पड़ता है आपके पूरे रहने, उठने, बैठने के तरीके से भी। हम पैसे को स्टोर करना सीखना शुरू करते हैं। हालाँकि पैसे को स्टोर नहीं करना चाहिए, लेकिन हम जब जैसे आपने कभी देखा होगा कि हम कुछ-कुछ डिसीज़न जब हम आप कुछ शॉपिंग करते हो, जब आप हुँ। अमेज़न या कोई चीज़ शॉपिंग करते हो, तो आप उसको ऐड टू कार्ट करके तुरंत हो सकता है कई बार हम तुरंत ही उसको बुक कर देते हैं क्योंकि भाई हमारी वो अर्जेंट नीड थी हमने बुक कर दी। देखिए मेरा अपना मानना ये है कि आपको कभी भी किसी चीज़ को अर्जेंट नहीं करना चाहिए। आपको अगर कोई चीज़ पसंद आ रही है ना, तो आप कम से कम 2 दिन रुक जाओ। अगर वो चीज़ 2 दिन बाद भी पसंद आ रही है तभी उसको ब आप खरीदो, अदरवाइज़ मत खरीदो। है ना? इसे कहते हैं कि पेशेंस रखना। पैसे को सेव करने की रही बात, आप उस दिन बिल्कुल भी खर्च मत करो जिस दिन पैसा आता है। उस दिन छोड़ के बाकी किसी भी दिन खर्च करो और सैटरडे को पैसा कभी नहीं खर्च करना चाहिए। इसके पीछे का क्या रूल है? साइंटिफिक रीजंस भी हैं और प्लस हमारे अगर आप न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी पूछेंगे तो जो शनि है ना वो हमारे स्ट्रगल का नंबर होता है, डिसिप्लिन का नंबर होता है। शनिवार के दिन ना हम कोई लोहे की चीजें खरीदते हैं और ना ही उस दिन हमें कभी भी अपने घर की लक्ष्मी को बाहर भेजना चाहिए क्योंकि वो होता नहीं कि शनि जाते अच्छे लगते हैं, लक्ष्मी आते अच्छी लगती है, तो उस दिन हमें लक्ष्मी लक्ष्मी को भेजना नहीं चाहिए कभी भी। यानी हमारे क्या? पास से लक्ष्मी, हाँ, लक्ष्मी जानी नहीं चाहिए उस दिन। यानी शनिवार के दिन हमें कभी भी पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। वो अलग बात है कि अगर हम 10-20 रुपए की चाय पी लेते हैं कहीं बाहर बैठ करके तो एक अलग बात है। लेकिन कभी भी कोशिश करनी चाहिए कि उस दिन हमारे हाथ से लक्ष्मी जाए ना। रिलेशनशिप के बारे में आपने बताया। इसका न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग कोई रेमेडी बताइए? रिलेशनशिप में देखिए पहले तो अगर आपकी शादी होने वाली है, तो हम फिर यही सजेस्ट करते हैं कि आप न्यूमरोलॉजी के हिसाब से दोनों की डेट ऑफ बर्थ में कंपैटिबिलिटी और अब आप दोनों के जो नंबर है वो एक्सचेंज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे वो आप चेक कर लीजिए। उसके बाद अगर आप मैरिज करोगे, आपकी चीजें आगे बढ़ेंगी रिलेशनशिप में, तो उसका इम्पैक्ट अच्छा जाएगा। क्योंकि जब होता क्या है ना कि अगर मेरे पास बात करने का तरीका है और आपके पास में सुनने का तरीका है, सही बात। तो ही ना हम दोनों की तालमेल बनेगी। और आपके पास दिमाग अच्छा है, लेकिन मेरी अकाउंटिंग अच्छी है, तभी तो हम दोनों की कंपैटिबिलिटी बनेगी। तो हम जो मैचिंग कराते हैं न्यूमरोलॉजी में, वो इसी तरीके से करते हैं। हम सामने वाले की एनर्जी को देखते हैं कि आपकी उनकी एनर्जी कितनी मैच कर रही है और कैसी चल रही है। बहुत सारे लोग रात में सोते हैं, तो उनको सपने आते हैं। बहुत बुरे-बुरे से ड्रीम्स आते हैं, बहुत बुरे-बुरे से सपने आते हैं। तो इसका भी न्यूमरोलॉजी में कुछ मतलब सॉल्यूशन है? देखिए न्यूमरोलॉजी में सॉल्यूशन नहीं, बट मैं आपको इन जनरल एक रेमेडी बता देती हूँ। इसमें क्या होता है, जब भी किसी को बैड ड्रीम्स का इश्यू होता है या उनको बुरे सपने आते हैं, तो उन्हें अपने सिराने में यानी सर के बिल्कुल पास में नहीं, लेकिन जो आप जिस बेड पे सोते हो उसके नीचे आपको एक गिलास पानी रख लेना चाहिए। उससे आपको बैड ड्रीम्स नहीं आते, किसी भी तरीके के बैड ड्रीम नहीं आते हैं। ओके। हाँ।
हमारी ऑडियंस की तरफ से एक क्वेश्चन आया था जब हमने डाला था कि हम एक न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट्स के साथ पॉडकास्ट करने जा रहे हैं। तो एक मैम का हमारे पास एक क्वेश्चन आया था, उनका एक बच्चा है। हम्म। तो उनका क्वेश्चन था कि अगर चाइल्ड के हेल्थ से परेशान हैं तो कैसे सही करें उसको? देखिए, एक चीज़ तो ये होती है कि हम लोग को अगर हम थोड़ा-सा याद करें उस चीज़ को, जब हमारे पुराने ज़माने में जो राजा-महाराजा होते थे, वो कई बार क्या होता था कि अपने बच्चों के जन्मदिन पे क्या करते थे? तराजू में बैठाते थे और उनके बराबर का अनाज जो निकालते थे, उनको दान दे देते थे। अभी भी लोग करते हैं तुला। अभी भी कुछ लोग करते हैं, तुला दान करते हैं, है ना? ये जो चीज़ें हैं ना, ये हमारी न्यूमरोलॉजी का, ज्योतिष शास्त्र का, हर चीज़ का एक रेमेडी है। ओके। ये रेमेडी ऐसे है कि हम जब अपने बॉडी वेट का हमें जो दान करते हैं ना, उसमें जो हमें जो ब्लेसिंग्स मिलती हैं रिफ्लेक्ट होके, वो हमारे पे काम करती है। यानी आप इसको रेमेडी मान के चलो कि आप अगर आपके बच्चे की तबीयत अगर खराब है, जिनके भी आप नाम ले रहे हो, अगर उनकी तबीयत बच्चे की खराब है ज़्यादा, तो उन्हें अपने बच्चे के वेट के हिसाब से अनाज निकालना चाहिए दान के लिए। ओके। हाँ, ये रेमेडी है। अब फिर मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, दान का क्या रोल होता है? दान का बहुत रोल होता है। पर लेकिन ये होता है दान हमें किसको देना है। सही बात है। अगर किसी की ज़रूरत नहीं है और हम फिर भी पीछे पड़े हैं कि हमसे ले लो, वो दान नहीं होता है। ओके। लेकिन कोई अगर हमसे ये कहते हैं कि हमें बहुत ज़रूरत है, हमें ये चाहिए और हम उसे देते हैं, तो वो एक्चुअल में दान होता है। तो इससे तो बहुत सारे लोग मतलब सड़क पे घूमते रहते हैं और कहा जाता है कि उन लोगों को नहीं देना चाहिए, भीख टाइप में। तो भीख और दान में क्या डिफरेंस है सर? देखिए, भीख का मतलब ये हुआ, हाँ जी, करेक्ट। भीख का मतलब ये होता है कि हमने अपनी लक्ष्मी तो दे दी, यानी हमने हमारे पैसे को तो दिया, जी। लेकिन सामने वाले ने कहाँ लगाना है हमने वो नहीं पूछा। ओके। बस हमें लगा कि इसको ज़रूरत थी हमने दे दिया, है ना? हमने इस चीज़ से मतलब ही नहीं रखा कि उसको आखिर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। वो इस पैसे को कहाँ लेके जा रहा है, हमें नहीं पता। जी। तो ये जो होती है ना, ये तरीका सबसे गलत होता है। ओके। अब रही बात दान की, अब जैसे हम ऐसी जगह पे पैसा दे रहे हैं, जहाँ पर हमें ये पता है कि ये जो भी मेरा पैसा है, वो किसी सेवा में लगने वाला है। जी। जैसे किसी ट्रस्ट को हमने दिया, अगर मान लीजिए किसी भी आश्रम को दिया या हमने किसी को भी दिया, हमें पता है कि ये किसी ज़रूरतमंद के हाथ में लगने वाला है। जी। तो वहाँ से हमें फिर ब्लेसिंग्स आएँगी ना, तो हमारी लक्ष्मी जहाँ-जहाँ पर भी पहुँचती है, वहाँ से हमें ब्लेसिंग्स आना शुरू होती हैं। तो फिर वो ग्रोथ करता है हमारा पैसा। लेकिन अब अगर कोई हमने जिसको पैसा दिया, वो उसी को पैसे को लेके चला जाए और दारू पी के चला आए, तो उससे हमें ब्लेसिंग थोड़ी ना मिलेंगी। सही बात है। तो ये फ़र्क पड़ता है। तो मतलब भीख नहीं देना चाहिए, दान देना चाहिए। ज़रूरत वाले इंसान को देना चाहिए और वो कहाँ यूज़ कर रहा है, ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तो ये कैसे पता करेंगे कि कोई कहाँ यूज़ कर रहा है? जैसे बहुत सारे आप अगर अपने पैसे को किसी वृद्धाश्रम या किसी अनाथ आश्रम में लेके जाओ, जहाँ पे नीडी लोग हैं, जहाँ जिनको ज़रूरत है, तो ये पहले से आपको पता है कि भाई ये मेरा पैसा अच्छी जगह पे लग रहा है। तो आपको ऐसी जगह पे देना चाहिए जहाँ पे लोगों को ज़रूरत है और आपको पता है कि मेरा पैसा कहीं अननेसेसरी नहीं जाना है। उसकी फिर ब्लेसिंग्स मिलती है ना। ब्लेसिंग्स का बड़ा रोल होता है। मैंने बोला ना कि यूनिवर्स की कोई बात खाली नहीं जाती। अगर आपने अपने लिए कुछ अच्छा बोला और अगर किसी और ने भी आपके लिए अच्छा बोला है, तो सब पलट के आते हैं। इसीलिए लोग बोलते हैं ना कि दुआएँ चाहिए हमें तो बस आपकी। हमें तो बस आपका आशीर्वाद चाहिए। सही। तो वो जो आशीर्वाद होता है ना, वो हमारे यूनिवर्स का पार्ट होता है। आप जब बोलते हैं या कोई आपके लिए अच्छा बोलता है, तो वो चीज़ आप ही पे रिफ्लेक्ट करती है। ओके। हाँ जी। जैसे मैम इंडिया में लोग हर एक काम को करने के लिए, स्पेशल हिंदू में, हर एक चीज़ को करने के पहले जैसे शादी का डेट फिक्स होता है, कोई गाड़ी लेना है तो लोग डेट फिक्स करते हैं। हर मतलब हर एक वर्क के लिए लोग डेट डिसाइड करते हैं और यही सेम चीज़ अदर कंट्री में लोग नहीं करते हैं। जैसे फॉरेनर ऐसा कुछ नहीं करते हैं। तो इसका क्या रोल है? मतलब इंडिया में ही ऐसा लोग क्यों करते हैं? देखिए, क्योंकि इंडिया में ना आदमी अपने रिलेशन को भी लेके चलना चाहता है। लेकिन वहीं पे अगर आप फॉरेन को देखेंगे, तो जो फॉरेन कंट्री के जो नियम कानून है, जैसे चाइना को उठा लीजिए। चाइना में क्या होता है, अगर आपका कोई भी बच्चा हुआ, ठीक है? आपने आपके बच्चों ने शादी कर ली, आपके बच्चों को आपको अलग करना पड़ता है दूसरे घर में और आपको अकेले घर में रहना पड़ता है। ये चाइना में चलता है। जी। ऐसे विदेशों में भी रिश्तों को लेके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। अगर हम इंडिया के हिसाब से बात करें, तो हम ये जितनी भी चीज़ें रेमेडीज़ करते हैं या हम कुछ जानने की कोशिश करते हैं, तो ये हम चाहते हैं कि हमारे जो नियर एंड डियर है, वो अच्छे से रहें। हम ये चाहते हैं। विदेशों में इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मेरे माँ-बाप कैसे रह रहे हैं, मेरा बच्चा कैसे रहेगा, तो वहाँ पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। वो लोग नहीं मानते तो उसका इम्पैक्ट भी तो दिखता है ना। जी। उनके पास यूनिटी कहाँ है?
हम अगर उस चीज़ को ऐसे जोड़ें कि हमारी जो संस्कृति है, जहाँ पे हम रह रहे हैं, हम एक परिवार को यानी हम जिसको कुटुंब बोलते हैं, है ना? हम उस कुटुंब को बना के रखने की कोशिश करते हैं। उस कुटुंब में किसी भी पर्सन को कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारी कोशिश होती है कि उसको पूरा सॉल्यूशन मिले। वहाँ ऐसी कोई यूनिटी नहीं है। वहाँ तो लोग बिना शादी के भी उनके बच्चे होते हैं, बिना शादी के भी लोग रह रहे होते हैं। ना हम उस कल्चर से आते हैं, उस पे इम्पैक्ट उनका वही होता डे मनाते हैं है। लोग। फादर्स डे मनाते हैं, वैलेंटाइन्स मनाते हैं, हालाँकि वैलेंटाइन तो यहाँ भी मनाया जाता है। मैं तो कभी-कभी सोचती हूँ कि लोग अपने ये भी जो भी पर्व मनाते हैं ना, इसको अदर वे में लेके चले जाते हैं, ये सबसे बड़ी मुसीबत की बात है। जैसे लोग बोलते हैं करवा चौथ, मेरा ये रहता है कि करवा चौथ को आप ऐसे मनाओ कि भाई वही बॉन्डिंग का पर्व होना चाहिए बस। उसको रिचुअल या किसी चीज़ से उसको ऐड ऑन नहीं करना चाहिए। ये अब जो आपने क्वेश्चन पूछा था कि वेस्टर्न वाले लोग ऐसा नहीं करते हैं, तो उसके रिज़ल्ट भी सामने आते हैं। उनके लिए रिलेशन की कोई वैल्यू नहीं है, उनके लिए माँ-बाप की कोई वैल्यू नहीं होती है। वो अपनी दुनिया में मस्त होते हैं, उनका अपना खुद का चलता रहता है, पर इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में लोग लेके चलना चाहते हैं, इसीलिए वो रेमेडीज़ को मानते भी हैं और उसको दिखता भी है। हम बुढ़ापे तक आते-आते हमारे बच्चे हमसे ये नहीं कहते कि अब आप चले जाओ। सही या मिड ईयर ऑफ हम थोड़े से बड़े हुए, हमने माँ-बाप से ना माँ-बाप ने हमें बोला कभी कि तुम अब हमारे नहीं हो, तुम किसी और घर में रहो। बट वृद्धाश्रम का तो कल्चर इंडिया में भी आ चुका है। बहुत मैंने बहुत देखा। अभी तो मतलब कुछ टाइम पहले ऐसी चीज़ें नहीं दिखती थी, बट तो अब हर सिटी में है अप्रॉक्स। देखिए, कुछ चीज़ें ना प्रारब्ध की भी होती हैं। अब मान लीजिए किसी के प्रारब्ध में ही लिखा है कि उन्हें ये चीज़ भोगनी है। हम किसी की सोच नहीं बदल सकते हैं। ये तो कल्चर वाली बात हो गई ना कि किसी-किसी भाई 5 उँगली अगर बराबर नहीं होती है तो हर घर में हर इंसान भी तो बराबर से नहीं सोचता होगा ना। सही बात। अब अगर किसी के घर में कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है इस चीज़ का, तो हम तो बस यही कहेंगे ना कि ये तो भाई सब समय का खेला है। समय के हिसाब से सब सी चीज़ें हो रही हैं। अब अगर किसी ने अपने माँ-बाप को वृद्धाश्रम में भेजा है, तो कभी न कभी उसका बुढ़ापा आएगा, उसको भी मिलेगा और ये उसके माँ-बाप का भी प्रारब्ध हो सकता है। हम कुछ नहीं कह सकते। बस यही कहेंगे भई ऐसा कोई करता है तो प्लीज़ ना करे। आज हमने जाना कि नंबर हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि गाइड करने के लिए होते हैं। तो अगर आपने इस पॉडकास्ट को यहाँ तक देखा है, तो आपको ये पॉडकास्ट ज़रूर पसंद आया होगा। हम ऐसे ही पॉडकास्ट अपने चैनल पे लेके आते रहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे एक नए पॉडकास्ट में, एक नई जर्नी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।